हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज के विज्ञान वीडियो सीरीज में वंदरोगा भर्ती परीक्षा के अंतर्गत यूनिट 2, ठीक है, इकाई 2 के अंतर्गत पदार्थ दिया है, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे पदार्थ क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं और इसके गुणधर्म क्या है, ठीक। और एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पिछली वीडियो आपने देखी नहीं, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देखिए, ठीक है। उसमें प्राकृतिक संसाधन और भोजन मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो देखिए, पदार्थ, मैटर भी कहते हैं इसको। पदार्थ क्या है, तो चैप्टर का नाम है आज पदार्थ, ठीक। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझ जाइए आप। हम चारों तरफ जो भी कुछ देखते हैं, ठीक है, जो भी हम कुछ देखते हैं वो पदार्थ है, या द्रव्य भी इसको हम कह ले रहे हैं, ठीक है। द्रव्य और पदार्थ वैसे एक ही बात है, द्रव्य भी इसको आप कह सकते हैं वैसे, ठीक है, द्रव्य। लेकिन पदार्थ की अवस्था जब हम बात करते हैं तो पदार्थ की मुख्य आपने सुना होगा कि 3 अवस्थाएं मेनली है, वैसे 5 हैं, प्लाज्मा और बोस्टाइशन भी है, लेकिन ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं मेनली हम पढ़ेंगे, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, जिसका कोई आयतन हो, जिसका कोई भार हो, ठीक है, जिसको कंप्रेस, संपीड़ित किया जा सके, जिसको उसकी अवस्था में बदला जा सके ऊष्मा के द्वारा। जैसे बर्फ है तो बर्फ गर्मी होगी तो द्रव बनेगा, ठीक है ना, आप समझ रहे इस चीज को। तो पानी हमने सुना है कि पहले से क्या है, पानी क्या होता है, 3 अवस्थाओं में रहता है, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि पदार्थ में एक निश्चित द्रव्यमान, एक आयतन, एक आकार, उसकी सीमाएं इत्यादि वगैरह होती है। जैसे देखिए, मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, तो ये एक वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु किससे बनी है, पदार्थ से। मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ से क्या बनती है, वस्तु। मतलब इसका कोई पदार्थ होगा ना, इससे कोई पदार्थ होगा तो पदार्थ से क्या बनती है, वस्तु बनती है, ठीक। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये मेरे हाथ पे एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु मार्कर है जो कि किससे बनी है, पदार्थ से मिलकर बनी है, ठीक। और पदार्थ में होते हैं अणु, ठीक है। अब अणु पे हम आगे चर्चा करेंगे, अणु क्या है, उसमें क्या क्या उसमें गतिविधियां अणु में होती है, ठीक है। तो अणु के अंतर्गत देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पहले हम समझ जाते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ आप समझ होंगे, वैसे परिभाषा आपको पूछेगा नहीं, सिंपल सा है, ठीक है ना। पदार्थ में क्या होता है, निश्चित आयतन, आकार इत्यादि वगैरह होते हैं, आप याद रखो, ठीक है। पदार्थ पहले से ही चली आ रही है, मतलब पदार्थ लोगों ने सबने देखा है, ठीक है। मतलब पहले से हम देख रहे हैं कि इस धरती पर निर्जीव वस्तुएं हैं, सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है। तो प्राचीन दार्शनिकों ने क्या कहा, प्राचीन दार्शनिक जो एनसीईआरटी में भी दिया है, जो प्राचीन दार्शनिक थे, क्योंकि वैज्ञानिक पहले थे नहीं ज्यादा, तो प्राचीन दार्शनिकों ने कहा कि जो सजीव और निर्जीव है, आप ध्यान रखिए, जहां तक कि निर्जीव वस्तु जैसे कुर्सी, मेज, कुछ भी है, वो भी पदार्थ है। और वो भी किससे बनी है, उनका कहना था वो बनी है वायु से, वो बनी है जल से, वो बनी है पृथ्वी से, वो बनी है आकाश से, और वो बनी है 1 2 3 4, ठीक है। आकाश से बनी है, वायु से बनी है, जल से बनी है, 1 2 3 4 5 है, सॉरी, अग्नि से ही बनी है, ठीक है। इन्हीं को आपने सुना होगा, हम कहते हैं पंचतत्व। क्या कहते हैं, पंचतत्व। तो पूछ सकता है आपको इनमें से कौन सा पंचतत्व में नहीं है। तो प्राचीन दार्शनिकों ने कहा कि जो भी सजीव या निर्जीव वस्तु है वो पंचतत्वों से मिलकर बनी है। ये आप समझ गए होंगे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं में अंत में क्या हो जाता है, किसी जीव का, कोई भी जीव इनमें मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब इनसे ही मिलकर बना है, इनमें ही समाप्त हो जाता है, ठीक। तो ये इन्होंने कहा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इस पर खोज हुई तो आधुनिक जो वैज्ञानिक हुए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा, उन्होंने पदार्थ को, ठीक है, 2 रूपों में बांटा, एक भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वैसे भौतिक गुणधर्म, क्योंकि रासायनिक में वीडियो लंबी बन जाएगी, तो आप समझ जाइए पदार्थ क्या है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं इसके बाद आएगा, और हम ये ठोस, द्रव, गैस किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पदार्थ को 2 गुणधर्मों के आधार पर किसने बांटा है, भारतीय या किसी वैज्ञानिकों ने बांटा है, ठीक है ना, कोई वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ 2 रूपों में है, एक भौतिक रूप में, एक रासायनिक संगठक के रूप में, ठीक है। रासायनिक संगठन उसका है, ठीक है ना, रासायनिक क्या है, उसका संगठन है या रासायनिक प्रकृति है, ठीक है। भौतिक अवस्था, ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। भौतिक अवस्था हम क्या देखते हैं, ठोस देखते हैं, पृथ्वी पर ठोस वस्तुएं भी है, पानी के रूप में द्रव है, ठीक है ना, गैस भी है। तो भौतिक रूप में हम मेन पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस, ठीक। अब प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक है, बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसर 5वीं खोज है, 5वीं पदार्थ की अवस्था है, क्लियर है आपको। बी से बोस, ई से आइंस्टीन, सी से कंडेंसर। तो यहां पर 5 अवस्थाएं हैं जो कि भौतिक रूप के आधार पर है, जो भौतिक उनका है।
तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर आप देखिए ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, द्रव 2 बार हो गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। ठीक है, बीईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। बोस और आइंस्टाइन 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने 5वीं अवस्था खोजी है, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई पदार्थ तो बना नहीं पाए थे। लेकिन पहले आप बेस समझ आइए, ये तो बाद में हम पढ़ लेंगे। पदार्थ मिलके कैसे बना है, यह पदार्थ किससे मिलके बना है, अब सवाल इस बात का है। ठीक है, पदार्थ हम ये समझ गए, जो हमें ये बोर्ड दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है वो पदार्थ है, चाहे वो गैस रूप में हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, लेकिन ये मिलकर किससे बना है, ये इससे बड़ा सवाल है। ठीक है ना, तो सबने पढ़ा है बचपन से कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है फ्रेंड्स, अणुओं से मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि ध्यान रखिए क्रियाकलाप भी आपको उसमें दिए हुए एनसीईआरटी में, यहाँ पर तो हम करा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उदाहरण दूंगा, उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा कैसे बना है। ठीक है, पहले का ये मत था कि पदार्थ लकड़ी के गुटके की तरफ होता है, मतलब एक पदार्थ पहले से ही बना है, मतलब बना बुना तैयार है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसका मैं आपको प्रूफ करके देता हूं। पदार्थ किससे मिलकर बना है, अणुओं से। ठीक, देखिए क्रियाकलाप दिया है आपकी बुक उस एनसीईआरटी में। तो अगर मैं एक गिलास पानी लेता हूं, ठीक है, और इसमें नमक डालता हूं, क्या डालता हूं, नमक, और घोल देता हूं, ये नमक मान लीजिए आप, और ये घुल गया, ये विलयन मिल गया और ये नमक घुला पानी है। ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि नमक पानी में क्यों घुला है। ठीक है ना, नमक पानी में इसलिए घुला है, जो पानी के अंदर जो क्या थे, पानी के अंदर या पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान थे। क्योंकि ध्यान देना, जो पदार्थ हैं उनमें कण होते हैं या अणु हैं छोटे छोटे, क्योंकि हमने सुना है, आप पहले से आप ध्यान रखिए, ये ठोस है जिसमें कि उसके कण नजदीक हैं, ठोस के कण नजदीक होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर होता है और गैस में काफी दूर होता है। ठीक, तो ये कुछ कंडीशन होती है ठोस, द्रव, गैस की, जो हम यहां समझ रहे हैं। ठीक है, अब पानी है, द्रव में थोड़ा दूर होंगे, ठोस से थोड़ा दूर होंगे, लेकिन गैस से कम दूर होंगे। तो क्या होता है कि इनके बीच में क्या हो जाता है, नमक के अणु घुल जाते हैं। ठीक है, नमक के अणु घुल जाते हैं, तो कहा जा सकता है कि पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स, कणों से मिलकर बना है। आप समझ रहे हैं, पदार्थ किससे मिलकर बना है, कणों से। क्योंकि हमारे पास अब एक गिलास ये पदार्थ जो बन गया, इसमें कण क्या है, मिले हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। मैं इसको अलग भी कर सकता हूं बाद में। ठीक है, इसको अलग भी हम कर सकते हैं, किसी को भी अलग कर सकते हैं, तो पदार्थ यहां पर अलग हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, चाहे अब अलग करने की विधियां भी हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आप इसको समझ जाइए कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, यहां पर वो चले जाते हैं और वो आपस में घुल जाता है। चीनी का मिश्रण है, ठीक है ना, क्लियर है, जैसे चीनी का मिश्रण भी है वो भी घुल जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात आप याद रखिए, ठोसों का, अगर हम ठोस की बात करें, पहले हम ठोस पढ़ लेते, ठीक है ना, ये तो आप समझ गए कि अणुओं से मिलकर बना है। तो इसके बाद हम ठोस की बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, अभी हम रासायनिक गुणधर्म नहीं पढ़ रहे हैं, भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म में ठोस आप समझ जाइए, सॉलिड। ठीक है, ध्यान रखिए, ठोसों का घनत्व द्रव और गैस से ज्यादा होता है। कारण क्या है, क्योंकि ठोस अणुओं से मिलकर बना है, चाहे कोई भी है, लेकिन उसके अणु पास पास रहते हैं, उनमें आकर्षण बल काफी तेज लगता है। ठीक है, अंतर आणविक बल भी लगता है, अंतर आणविक बल। ठीक है, ध्यान रखिए आप किसी चीज का, ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की कोई भी अवस्था है वो इस पर डिपेंड करती है, अंतराणविक बल पर। कैसे, अगर अंतराणविक बल मतलब अंदर के अणु जो उसके छोटे छोटे कण हैं, उस पर बल कितना ज्यादा लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर बल बहुत कम लग रहा है, वो बहुत दूर दूर है, या काफी दूर चले गए तो गैस बन गई, थोड़ा कम दूर द्रव बन गए, और बिल्कुल नजदीक है तो ठोस है। तो आप ध्यान रखिए, पदार्थ की अवस्थाएं डिपेंड करेंगी अंतराणविक बल पर। ठीक, तो पहले मैंने कहा ठोस पढ़ेंगे तो ठोस का डेंसिटी, ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, पार्टिकल फ्रेंड्स, ये देखिए इसके पार्टिकल क्या होते हैं, काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, जाने की जगह नहीं रहती है। इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते आप। ठीक है, संपीड़ित, कंप्रेस्ड अभी आएगा, संपीड़िता। ठोसों की नगण्य संपीड़िता होती है, असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको दबा नहीं सकते आप। ठीक है, क्लियर है। अब आपके दिमाग में उसमें दिया हुआ एग्जाम्पल में स्पंज दिया है, स्पंज ठोस है लेकिन ये दब जाता है। ये भी सवाल है कि स्पंज क्या है, एक गुदगुदा होता है ना स्पंज, रुई जैसा गद्देदार, ये दब जाता है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर वायु रहती है और हम जब इसको दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है। ठीक है, और ये दब जाता है, तो लेकिन ये आएगा ठोस में। ठीक है ना, लेकिन ये किस में आएगा, ठोस में ही आएगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा कि ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, ठोस टूट सकते हैं। ठीक है ना, ठोस
स्पंज एक अपवाद के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पंज ठोस है लेकिन दब जाता है, ठीक है, संपीड्य हो जाता है ये, ठीक है ना। कारण क्या है मैंने बता दिया, वायु है, रटना नहीं आपने। एक रबड़ बैंड का एग्जांपल भी उसमें कि रबड़ बैंड हम खींच देते हैं और फिर, लेकिन ध्यान रखिए कि रबड़ बैंड को जो आप खींचते हैं तो फिर वो अपनी स्थिति में आता है, ठीक है। ध्यान रखिए वो ठोस है, द्रव में नहीं आएगा ना गैस में आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, हाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठोस भी आप समझ गए होंगे, ठीक। एक चीज आप याद रखिए इसमें, द्रव्यमान और घनत्व, ठीक है। डी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, सही है। या डी हम क्या बोल रहे हैं, घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। मैं आपको यहां पर इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा अंतर आप समझ जाओ। डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी कह सकते हैं, क्लियर है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। एक बात आप याद रखिए, यहां पर द्रव्यमान एक वर्ड बोला मैंने, तो यहां पर ठोस या किसी का भी जितने ज्यादा कण उसमें होंगे, किसी भी पदार्थ के अंदर जितने ज्यादा कण होंगे, कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका द्रव्यमान क्या होगा, उतना, यह है यहां पर द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा। और द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कणों की संख्या पर डिपेंड है। ये देखिए ना, अगर एक ये कोई पदार्थ है इसमें केवल 2 कण है फॉर एग्जांपल, तो इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा घनत्व, ठीक है। तो घनत्व इसका ज्यादा होगा, क्लियर है, सिंपल है, आप समझ गए। और द्रव्यमान भी इसका ज्यादा होगा, ये आप समझ गए। और घनत्व क्या होता है, घनत्व कण जितना नजदीक है डिपेंड उस पर करता है, ये भी आपस में कनेक्ट है एक दूसरे के, सीधी सीधी बात है। मतलब इसका घनत्व ज्यादा है तो इसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, मतलब जितने कण नजदीक होंगे उसका द्रव्यमान भी उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पर संख्या पे डिपेंड है, संख्या कितना। मतलब सीधी सीधी अगर मैं आपको सीधी इसकी बात बताऊं तो द्रव्यमान जो है वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है और घनत्व कणों के स्थान पर निर्भर करता है, कितने दूर वो है। क्लियर हो गया आपको, जितने नजदीक होंगे उतना डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आप फ्रेंड्स ये भी समझ होंगे। दूसरा गुणधर्म हम समझ जाते हैं इसमें, क्योंकि हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुणधर्म भी हम समझ रहे हैं। दूसरी बात आप समझिए पदार्थों की, अभी हम अवस्थाओं पे नहीं जा रहे हैं, सॉरी अभी अन्य में बता रहा हूँ, केवल ठोस पे जा रहे हैं। अभी मैं द्रव और गैस नहीं बता रहा हूँ, अभी ठोस पे बात हो रही है केवल, ठीक है। दूसरी बात देखिए, पदार्थों के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है ना। जो पदार्थ होता है उसके अंदर जो कण होते हैं, अब कण आप ये मत सोचिए फ्रेंड्स वो दिखते नहीं है, ठीक है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप देख नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप कि कितने छोटे ये कण होते हैं। ध्यान रखिए ये निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील होता है। इनमें गतिशील होंगे तो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना, गतिशील होंगे तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं, ठीक है। ये लिखा है मैंने गतिशील, इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, एक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है, इसको आप याद रखिए, गतिशील होती है। इसका परिणाम क्या होता है लेकिन, मतलब अणु किसकी बात कर रहे हैं, इस चित्र से भी आप समझ जाइए। देखिए एक मैं यहाँ पर अणु का वो बना, एक पदार्थ बना दो, ये कोई ऑब्जेक्ट, ये पदार्थ मान लो आप, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसके अंदर अणु रहते हैं, ठीक, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणु में बता चुका हूँ छोटा छोटा कण होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा नजदीक होगा वो ठोस होगा, वो टूटेगा नहीं। हाँ ठोस अगर टूट भी जाएगा, ठोस अगर टूट जाएगा तो आकार उसका नहीं बदलता। ध्यान रखिए ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये गुणधर्म आपको मैं बताना भूल गया हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये अणु इनके गतिज ऊर्जा करेंगे, गति करेंगे ये, ठीक है। तो क्या होगा, इन पर बल भी लगेगा ना, इन पर आपस में बल भी लगता है, अणुओं के बीच बल लगता है, ठीक है। गैस की बात करें तो गैस का उदाहरण इसका आप अच्छा समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ठोस का हमें पता नहीं चलेगा कि बल लग रहा तो क्या होगा, गर्म होगी वस्तु, ठीक है। ठोस वस्तु बल लगेगा तो गर्म होगी ना, लेकिन गैस का आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा जो गर्म खाना होता है, गर्म खाने की खुशबू ठंडे खाने से जल्दी आती है, इसके पीछे कारण क्या है, सोचो। क्रियाकलाप एनसीईआरटी में आपको दिया है, तो मैं क्रियाकलाप तो नहीं कर रहा हूं लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जो गैस होती है या कोई भी गैस आप देखते होंगे, तो गैस की खुशबू या खाने से, अच्छा समझो इसको आप, तो खाने की खुशबू क्यों आती है, वो भी गर्म खाने की, ठंडे की तो आप कहते नहीं है, क्योंकि गर्म खाने से क्या होती है, भाप होती है, भाप होगी, इसका मतलब ताप ज्यादा होगा। मतलब कहने का यह है कि अगर ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु हमारी नाक तक पहुंचेंगे उस खाने के। क्लियर हो गया अब आपको, इसका मतलब गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, ताप पर, ठीक है। अगर ताप बढ़ेगा तो उसके अणु हमारे नाक तक पहुंचेंगे, इसलिए ठंडा खाना खुशबू नहीं आती है उसकी, ठीक है, गर्म खाने की आती है, क्योंकि ठंडा खाना मतलब ताप कम है, ठीक हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ताप बढ़ने से वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। एक इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल विसरण का, तो विसरण भी इससे मैं आपको बताता हूँ, इसको समझ आइए, इसको आप समझ गए होंगे विसरण क्या है, ठीक है। विसरण और परासरण भी है इसमें, वैसे इसको आप समझ जाइए। अभी विसरण फ्यूजन कहते हैं,
ठीक है। और परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं इंग्लिश में शायद, ठीक है ना, ऑस्मोसिस। विसरण क्या है? विसरण है, आप ये सोचो कि मछलियां पानी में जिंदा क्यों है? सोचो, वो पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने गैस नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो गैस होती है वो द्रव में घुल जाती है, ठीक है। गैस का गुण क्या है? वो द्रव में घुल जाती है, ऑक्सीजन CO2 वो भी घुल जाती है। इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, क्योंकि भाई ध्यान रखिए गैस भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। पानी भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु जो हमें दिख रही है मार्कर पदार्थ है, ठीक है। दो पदार्थों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है, सीधे सीधे मिश्रण भी आप कह सकते हैं इसको। क्लियर हो गया आपको ये? तो इस भाषा में दिया हुआ ये विसरण, ठीक है। इसका मतलब मछलियां विसरित अवस्था में गैस को लेती है, जो पानी में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको? और दूसरा आप इसको समझ जाइए, इसमें परासरण दिया है इसने, इसको मैं अभी पढ़ा देता हूं आपको, ताकि बाद में हम द्रव और गैस अलग पढ़े, ठीक है। मतलब उल्टा तो नहीं कहेंगे इसको हम, लेकिन इसको समझ जाइए विसरण और परासरण में क्या अंतर है। परासरण आपने सुना होगा, मुनक्के हम भिगाते हैं पानी में, भिगाते हैं, वो फूलते क्यों है? कारण क्या है उसका? देखिए, ये कोई कटोरी है, इसमें मैंने कोई मुनक्का रखा है, किसमिस रखी है, ठीक है। इसमें पानी है, खाली कटोरी नहीं है, और ये क्या है? मुनक्का, ठीक है, या किसमिस, ठीक है ना। आप देखते हैं अगली सुबह वो फूल जाते हैं, कारण? तो कारण सुनिए, कारण से पहले समझ आइए कि परासरण क्या है, ठीक है ना। तो एक गिलास में अगर पानी लेता हूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल कोई बीकर है, और इसके मैंने बीच में एक झिल्ली लगाई है, जिसको उसमें लिखा है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। क्लियर हो गया ना? परासरण समझा रहा हूं मैं आपको। अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होता है? एक तरफ मैं पानी रखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं अभी, क्योंकि यहां पर अभी सामान लाना पड़ेगा, तो यहां पर समझिए, पानी है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है? किसमिस है, और बीच में झिल्ली है, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में झिल्ली रहती है। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि आधे उसमें छेद हैं, मतलब कुछ कुछ छेद है ताकि पानी पास जो है यहां से निकल जाए। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या होगा? परासरण की सीधी परिभाषा यह है कि पानी क्या करता है? पार करता है, किसको? झिल्ली को पार करता है पानी, और दूसरी वस्तु में बैठ जाता है। जैसे यहां पर पानी था और ये किस में बैठ गया? मुनक्के में बैठ गया। मतलब ज्यादा पानी जब कम पानी वाले क्षेत्र में जाता है, सीधे, क्योंकि मुनक्के में भी पानी की मात्रा है पहले से, लेकिन कम है बहुत, ठीक है। और बाहर से जो पानी जा रहा है वो परासरण के रूप में जा रहा है, इसमें वही बात है, ठीक है ना। आप समझ गए इसको? तो परासरण का अर्थ यह है कि बाहर से जब पानी किसी अन्य वस्तु में जाता है उसको हम परासरण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये? इसी का मैं उल्टा एग्जांपल दूं आपको, तो इसी का अगर मैं एक कटोरी में पानी रखता हूं, ठीक है, या पानी रखता हूं, और नॉर्मल पानी नहीं, ये चीनी वाला पानी है, जैसे चीनी का कोई गाढ़ा घोल है, ध्यान रखिए, चीनी का गाढ़ा घोल है, पानी नहीं है, चीनी का गाढ़ा घोल है, और मैं उसमें अंगूर रखता हूं, तो ध्यान देना यहां पर अंगूर नहीं फूलेगा, ठीक है। अब ये हो गया उल्टा, अंगूर नहीं फूलेगा, क्यों? अब आप बोलोगे सर कि जैसे पानी से मुनक्के फूल गए तो ये क्यों नहीं फूला? तो ध्यान रखिए उल्टा है। उल्टा कैसे हो रही है? अब ये मत बोलना विसरण है, विसरण नहीं है, ये परासरण की ही कंडीशन है। यहां पर अंगूर के अंदर जो पानी है वो क्या हो रहा है? वो बाहर जा रहा है चीनी के राब में या घोल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी के घोल में पानी को सोख लिया और अंगूर सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, यहां पर तो मुनक्के फूल गए थे और यहां पर अंगूर सिकुड़ गया। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को समझ जाइए, परासरण के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसका मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि जो परासरण होगा वो पानी का होगा, और पानी क्या करेगा? जो अधिक पानी है, जहां अधिक पानी है वो कम पानी वाली चीज की तरफ जाएगा। मतलब कम पानी वाली चीज की तरफ जब अधिक पानी वाली चीज जाती है और वो उसमें कुछ परिवर्तन करती है, सीधे सीधे वो ऑस्मोसिस है, मतलब परासरण है। और विसरण क्या है? मिलना है केवल, और सिंपल है। विसरण में तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे हवा में ये हमारी गैस मिली हुई है, वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन है और 21% क्या है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो ये सब विसरणी है और ये मिले हुए हैं, ठीक है। वायु एक प्रकार का यौगिक है और वायु कुचालक होती है। मैं बता चुका हूं आपको कि वायु ऊष्मा की कुचालक क्यों होती है, क्योंकि वो बाहर से ऊष्मा पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं ग्रीन हाउस गैस के रूप में, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये? इसके बाद देखिए द्रव, ठीक है। दूसरा देखिए द्रव, लिक्विड, द्रव्य नहीं कह रहा हूं मैं, द्रव, ठीक है। द्रव्य पदार्थों कहते हैं, ये लिखा है यहां पर, आप देख लीजिए। द्रव क्या है? द्रव पदार्थ की दूसरी अवस्था भी कह सकते हैं यहां पर। इसके बाद ठोस के बाद सिंपल आप समझ जाइए पहले, इसके बाद प्रश्न बाद में कर लेंगे इसके। द्रव जिसका आकार आयतन, दो चीज मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिए। आकार और आयतन आप समझ जाइए। आयतन इसका होता है निश्चित और आकार होता है अनिश्चित, ठीक है। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, एक गिलास पानी है,
और एक बाल्टी है बड़ी सी, और केवल एक गिलास पानी इसमें है, 100 ml पानी इसमें डाला और 100 ml पानी इसको इसी में डाला। तो ध्यान रखिए, पानी का जितना आयतन होगा, जितना पानी ने घेरना होगा वो घेरेगा, ठीक है। चाहे वो एक बाल्टी पानी हो, चाहे वो कितनी बड़ी बाल्टी हो, पानी की मात्रा तो नहीं बढ़ेगी ना, पानी तो नहीं बढ़ा, ठीक है। आयतन तो पानी का उतना ही है, लेकिन पानी का क्या हो गया फ्रेंड्स, आकार बदल गया, ठीक है। पानी ने अपना आकार बदल दिया। यहां पर पानी हो सकता है कि ऐसे में दिख रहा था आपको, अब यहां फैल के दिखेगा। मतलब कहने का क्या है कि द्रव में फैलने या मतलब कह सकते हैं आप बहने का गुण होता है। द्रव क्या हो जाती है, बह जाती है। क्यों बहती है, क्योंकि बिना क्यों के साइंस में मजा नहीं आएगा ना, क्यों बहती है, ठीक है, वरना इसको रटाव माना जाएगा। क्यों बहती है, देखो ये कोई पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, ठीक है। इसमें मैंने अणु बनाया, बहुत दूर बनाया अणु, ठीक है। अंतराणिक बल लग रहा होगा लेकिन बहुत कम लग रहा होगा, ठीक। एक फैक्ट और, ठोस का घनत्व तो द्रव से ज्यादा होता है और द्रव का घनत्व तो गैस से ज्यादा होता है। याद रख लीजिए, क्या बोला मैंने, ठोस का घनत्व तो द्रव से ज्यादा होता है, गैस का घनत्व तो द्रव से ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, गैस से कम होता है, द्रव का ज्यादा होगा। मतलब क्यों, सुनिए, यह है गैस, नहीं सॉरी द्रव, ये है गैस और ये है ठोस, तीनों एक साथ देख लीजिए, ठीक। यहां पर आप बना लीजिए इसको अणु, ठीक है। ठोस लिख दो इसको यहां पर, ठीक है। ठोस द्रव गैस या ठोस गैस द्रव लिखा मैंने, ठीक। जब ठोस को गर्म करते हैं, आप ध्यान रखिए, किसी ठोस को आप ज्यादा ताप पे गर्म करोगे तो क्या बनेगा, पहले ठोस को गर्म करने पे क्या बनता है, सीधे किस में ट्रांसफर होगा, द्रव में, और द्रव को और हीट दूंगा तो सीधे गैस में, तीसरी अवस्था में, और गैस को और गर्म करूंगा तो पदार्थ की चौथी अवस्था खोज दी उन्होंने, साइंटिस्ट ने, प्लाज्मा। और आगे खोजा तो BCE, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC सॉरी, ठीक है। तो मतलब गर्म करने बात है, कहने का मतलब यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि पदार्थ की अवस्था में ताप के प्रभाव से क्या होता है, परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में ताप से परिवर्तन होता है। फिर आप अपने टॉपिक पर आइए, मैं द्रव पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। तो द्रव आप समझ गए, ये द्रव है, देखिए। तो द्रव का घनत्व तो क्या होता है, द्रव का घनत्व तो ठोस से कम होगा ना, और गैस से ज्यादा क्यों है, क्योंकि गैस की तुलना में इसके अणु थोड़ा नजदीक है। देखिए यहाँ कितना दूर है, यहाँ नजदीक है, और ठोस में देखिए तो बहुत नजदीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि द्रवों का क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है गैस से, ठीक है, और ठोस से कम होता है। लेकिन क्योंकि ठोस में बहुत नजदीक होते हैं कण, कहने का मतलब कण जितना नजदीक होंगे घनत्व उतना ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब द्रव भी हमने पढ़ लिया, इसमें बहने का गुण होता है, ठीक है, क्लियर है आपको। कुछ धातुएं सुनेंगे आपने द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन, ठीक है, पारा, ठीक, Hg। तो आप इसी को ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट देखिए गैस, ठीक है। गैस क्या होता है, तो देखिए गैस जिसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। गैस जिसका आकार और आयतन, ठीक है, आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित, ठीक है। मतलब ये किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, ये कहीं भी आप रखो इसको तो ये हवाई में मिल जाते हैं, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई आयतन नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखो, आकार और आयतन क्या होता है गैस का, अनिश्चित होता है, ठीक है ना। अब देखिए गैस संपीड़ित भी होती है, मैंने आपको बताया था संपीड़िता, ठीक है। संपीड़िता क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को कंप्रेस करते हैं या उसको दबाते हैं कह सकते हैं आप, ठीक है। इसका भी क्रियाकलाप दिया है वैसे, ठीक है। उसमें सिरिंज वाला एग्जांपल है कि 3 सिरिंज है, एक सिरिंज में पानी भरा है, एक सिरिंज में ठोस के कुछ चौक के टुकड़े भरे हैं, एक सिरिंज में गैस भरी है। तो अगर आप सिरिंज के पीछे पिस्टन जो दबाते हैं, पिस्टन को आप दबाओगे तो गैस वाला दब जाएगा, ठीक है, तब थोड़ा द्रव वाला दबेगा, ठोस वाला बिल्कुल नहीं दबेगा। मतलब कहने का ये है कि गैसों में संपीड़ितता ज्यादा होती है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा। संपीड़ितता मतलब उसको कंप्रेस करके मैं ज्यादा बड़े सिलेंडर में से गैस निकाल के छोटे सिलेंडर में भर सकता हूं, वो भी दबा के कंप्रेस करके, और हम पढ़ते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो मतलब जो CNG के सिलेंडर होते हैं या कुछ भी जो गैसें होती है जिनसे गाड़ियां भी चल रही हैं, वायु प्रदूषण इससे नहीं होता है, इसमें गैस किस रूप में होती है, संपीड्य अवस्था में होती है, ठीक है। LPG है, याद रखो आप, लिक्विड पेट्रोलियम गैस द्रव रूप में रहती है, द्रवित रूप में LPG, लेकिन ये भी संपीडित रहती है इसके अंदर, मतलब इसको भी संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस करते हैं ताकि भर जाए, ठीक है ना।
भर जाए और आसानी से इधर उधर ले आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गैस को कम से कम सिलेंडर के अंदर हम भर पाएँ, यही संपीड़िता का उद्देश्य भी होता है। ठीक है ना, आप इसको याद रखो। गैस को भी क्या कर सकते हैं हम, द्रव की तरह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं, ये भी इसका गुणधर्म है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, सीएनजी हैं इत्यादि, कंप्रेस करके हम देते हैं, क्योंकि आप समझिए फ्रेंड्स इसको, गैस बहुत ज़्यादा होगी तो हमें बड़े बड़े सिलेंडर चाहिए होंगे, ठीक है, जो कि ले जाने में दिक्कत कर सकते हैं। तो इसे बड़े गैस तो नहीं रहेगी, गैस कम नहीं होगी, लेकिन उसको हम कंप्रेस करके, उसको हम प्रेस करके भर के कहीं पर उसको हम ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप गैस भी समझ गए होंगे, गैस क्या है। ठीक है, तो गैस भी आप समझ गए। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आयतन आकार इसका अनिश्चित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि सब गैस हैं। ठीक है, एलपीजी द्रवित अवस्था में रहता है। एलपीजी सुना होगा आपने, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, और दुर्गंध के लिए उसमें मिथाइल मरकैप्टेन, जो गैस की वो आती है ना स्मेल, मिथाइल मरकैप्टेन नाम का डालते हैं यौगिक सल्फर का, जो कि हमें पता लगता है गैस लीक हो रही है। आप इसी को याद रखिए। ठीक है ना, ये फैक्ट भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन भी गैस है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन एक तत्व भी है। ठीक है ना, तो तत्व तो हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आज हमने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ की अवस्था ये पढ़ी। ठीक है, ठोस द्रव गैस के गुणधर्म पढ़े। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगली वीडियो में मैं प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।